नमस्कार मित्रों। आज की हम वीडियो में व्यंजन पढ़ाएंगे। कल हमने स्वर कंप्लीट कर लिए थे। स्वर के लिए मैंने दो वीडियो बनाई है, वर्णमाला पार्ट फर्स्ट और वर्णमाला पार्ट टू में स्वर के भेद तक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो व्यंजन होता है उस व्यंजन के दो भेद होते हैं। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो सुनो, एक होता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, दूसरा होता है स्थान या उच्चारण के आधार पर व्यंजन। स्थान या उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन के दो मूल भेद माने जाते हैं। उनमें से सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रयत्न के आधार पर, दूसरा हम बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम पढ़ाएंगे आपके लिए प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उसके चार भेद होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उच्चारण अवयवों के द्वारा अवरोध के आधार पर। दूसरा भेद होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, ये दूसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद होता है प्राण तत्व के आधार पर। चौथा होता है नासिका से वायु निकलने के आधार पर। तो मित्रों याद रखें कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन के दो भेद होते हैं, प्रयत्न के आधार पर, दूसरा स्थान या उच्चारण के आधार पर। पहला पढ़ रहे थे, इसके चार भेद माने जाएंगे। पहला होता है उच्चारण अवरोध के द्वारा अवरोध के आधार पर, दूसरा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, तीसरा प्राण तत्व के आधार पर, चौथा नासिका से वायु निकलने के आधार पर। अब अगर आप सोच रहे हो कि साहब याद कैसे होगा, तो याद नहीं कर रहे, समझ ले मेरी बात। आपको केवल याद रखना व्यंजन के दो भेद होते हैं और जो पहला होता है उसके चार होते हैं। बस इतना याद रखें, यहां तक कुछ भी नहीं आना। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब पेपर में आता है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। ये जो वाला भेद है उच्चारण के द्वारा अवरोध के आधार पर, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे हटा उच्चारण के द्वारा अवरोध के आधार पर। तो सुने, इसके आधार पर भी व्यंजनों के चार भेद होते हैं। इन चारों जो भेद में आप पढ़ाने वाला हूं, आपको पूरा का पूरा पेपर में आता है और इसका पूरा महत्व है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया, मतलब आपकी समझ में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आ गई। क्योंकि वर्णमाला का मूल उद्देश्य होता है आपको संधियां समझाना, और यहाँ आपकी समझ में जब वर्णमाला आ जाएगी तो संधि अपने आप समझ में आ जाएगी। देख, तो सबसे पहला हम यहाँ से करेंगे। आप सबको पता है कि व्यंजन कहां से प्रारंभ होता है, कहां से होता है। जितने भी व्यंजन हम सबके नीचे हल चिन्ह होगा, जैसे क है, ख है, ग है, घ है और अड़ा। ध्यान रखें, लेकिन मैं इसके बाद सीधा सीधा लिखूंगा, किसी के नीचे हल चिन्ह नहीं लगाऊंगा, आप अपने तरीके से लगा लें। च, छ, ज, झ, इया।
थ द ध अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। एक भेद हम इसको करेंगे, नाम देंगे सभी के। दूसरा भेद हम पढ़ेंगे यहां से य र ल व को। तीसरा हम पढ़ेंगे श श श और ह। चौथा हम पढ़ेंगे छ त्र ज्ञ और स्र। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं कि इसका नाम रखा क्या है क्या नहीं। ये जितने भी व्यंजन है का से लेकर के मां तक के जितने व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण में जो हमारी वायु होती है वो स्वरतंत्रियों से स्पर्श करके बाहर निकलती है। स्वरतंत्रियां होती है जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, इनसे कहीं ना कहीं ये टकराहट करके पैदा होती है और निकलती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो का से लेकर के मां तक के वर्ड होते हैं, इनके उच्चारण में वायु स्वरतंत्रियों से स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसीलिए इनका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो आपसे पूछेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो देखो कहां से कहां तक है, का से मां तक है। पहली बात तो आप याद रखेंगे कहां से कहां तक है, का से मां तक के जो वर्ड होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये वर्ड है कितने, तो 1 2 3 4 5। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5। एक लाइन में 5 वर्ड है और 5 ही लाइन में कितने हो गए, 25 वर्ड। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 वर्ड होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब याद करने का तरीका क्या होता है कि भाई का वाली लाइन में कौन कौन से वर्ड होते हैं, चा के कौन कौन से थे, इसको याद रखने के लिए इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया और 5 वर्ग बनाए गए। कितने वर्ग, 5 वर्ग बनाए गए। अब वर्ग कौन कौन से, उनके नाम याद रखें। तो का से बनेगा क वर्ग, चा से बनेगा च वर्ग, टा से बना दिया ट वर्ग, ता से बना दिया त वर्ग, पा से बना दिया प वर्ग। अब ये जो वर्ड है वो सभी का वर्ग के हैं, ये जो वर्ड है वो चा वर्ग के हैं, और ये जो वर्ड है वो टा वर्ग के हैं, और ये जो वर्ड है वो ता वर्ग के हैं, और ये जो वर्ड है वो पा वर्ग। अब ऐसे देखें तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। अब बात आएगी कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, और 5 को हिंदी में कहा जाता है पंचम। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसको कहा जाता है पंचम वर्ण। और इन पंचम वर्णों का उच्चारण जो होता है वो नासिका दोनों के कारण होता है, इसीलिए पंचम वर्णों का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नासिक्य वर्ण। इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, नासिक्य वर्ण के नाम से। अब बात रहेगी कि इनमें से जो 5 वर्ण है वो चले गए, तो कितने बचे, 20 रह गए। अब 20 में से जो चा वाली लाइन की जो 4 वर्ण हैं, इनके उच्चारण में का खा वाली जो लाइन है इससे सामान्य वर्णों से अधिक उच्चारण में समय लगाना पड़ता है, यानी घर्षण अधिक होता है, संघर्ष अधिक होता है। इसीलिए इन वर्णों को स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। कितने हैं, 4 हैं, च छ ज और झ। ये जो वर्ण हो गए, यहां तक ये 4 हो गए स्पर्श संघर्षी। अब ये जो वर्ण बचे 16, इन 16 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे सामान्य तरीके से। अब बात करेंगे कि ये जो स्पर्श व्यंजन थे का से मां तक थे, 25 संख्या है इनकी, और ये 5 वर्गों में बांटे हैं। वर्गों में बांटने के कारण ही इनका दूसरा नाम हो जाता है वर्गीय व्यंजन। इनका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। तो आप याद रखेंगे इस तरीके से, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं ये का से मां तक के होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। वर्गों में बंटने के कारण ही इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो 5वें नंबर पर होता है, इसलिए इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम होता है नासिक्य वर्ण। चा वाली लाइन में का वाली लाइन से अधिक स्पर्श करना पड़ता है, इसीलिए इसको स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 4 होती है।
अब बात रहेगी कि इनको याद कैसे करना है, काम क्या है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है, आप इसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि सब क च ट द प, तीसरे को गा ज डा द व, ऐसे नहीं बोल रहे। का च ट द व बोलेंगे कब का च ट थापा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको सीधा सीधा याद रखना है, इसको एक बार नहीं बोलना है कचट्टा, पहला वर्ड बोलना है कचटतब, और तीसरा बोलना है गजड़दब। पहला कचटतब, तीसरा गजड़दब। आप ये याद रखेंगे जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 यही कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ड यानी कि कचटतब आ जाए, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, या मैं कह दूं सॉरी आपके लिए आगे पढ़ाएंगे सरोज वर्ण आ जाए, तो जो पहला वर्ण होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इतना बड़ा याद करने की वजह आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि अगर आगे कचटतब आ जाए और पीछे कोई सरोज वर्ण आ जाए तो कचटतब का गजड़दब हो जाता है। जैसे जगत प्लस ईश में करते हैं ना, आप ऐसे कर दिया जगत प्लस ईश, जितने भी स्वर हैं मैं आगे पढ़ाऊंगा सघोष होते हैं। अब यहां रखा तो पूर्व पद के अंत में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड आ गया था, इधर आ रहा है ईश्वर है, स्वरों की मैंने आपको विशेषता भी बताई थी कि अधूरे व्यंजन को पूरा करते हैं। तब इसको जोड़ेंगे ना तो ये जो ता वर्ण है अपने वर्ग के ता में बदलेगा, तो यहां हो जाएगा जगत, इस तरीके से ईश को पूरा कर देगा, शब्द बन जाएगा जगदीश। आया समझ। तो यहां मैं जो बता रहा हूं आपको सीधा सीधा याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर होता है कचटतब, तीसरा होता है गजड़दब, पांचवा होता है अड़ाव, इयम, अड़ाव, न और मा। अब आप इसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दूसरा भेद पढ़ते हैं। तो दूसरा जो भेद है यारा लावा वाले को मैं इधर पढ़ लेता हूं। अब चार वर्ड है य, र, ल और व। ये जो वर्ड है ये स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि होते हैं, यानी बीच में स्थित है स्वर और व्यंजन के, यानी इनकी ध्वनि स्वर जैसी भी लगेगी, व्यंजन जैसी भी लगेगी, इसीलिए इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, मध्य में स्थित होने के कारण इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। अब ये जो 4 वर्ण है कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, 4 वर्ड हो गए अंत्यस्थ व्यंजन। सीधा सीधा पेपर में प्रश्न पूछेगा अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या तो 4 है, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये अगर कौन सा है तो इनमें से एक होगा, बाकी की और लगेगा। अगर पूछ रहा है कि इनमें से नहीं है तो 3 ये होंगे, एक इधर से हो सकता है। तो हम बात करते हैं बिल्कुल अंदर से भी प्रश्न आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, या और वा वर्ड पर जो प्रश्न बनते हैं वो आप पढ़ेंगे। या वा वर्ड का एक नाम होता है अर्धस्वर, अर्धस्वर। इसी का दूसरा नाम होता है श्रुति, मूलक स्वर। इसी का तीसरा नाम होता है संघर्ष हीन व्यंजन। तीनों नामों को आप समझ लें, पहले मैं समझा देता हूं। अर्धस्वर यानी आधा स्वर है, पर हम व्यंजन रहे तो आधा स्वर और आधा व्यंजन कैसे हुआ होगा समझ लें। ये जो व्यंजन है या लिखे व्यंजन में जा रहे हैं, लेकिन इनकी जब संधि होती है तो स्वरों में होती है, और स्वरों में संधि होती है यण। आप सब लोगों ने पढ़ी होगी संधि, आगे क्लियर कराएंगे अच्छे तरीके से। तो यण संधि में क्या होता है कि या वा के स्थान पर या के स्थान पर ई हो जाता है, वा के स्थान पर उ हो जाता है, इसीलिए ये आधे स्वर और आधे क्या है व्यंजन है। दूसरा श्रुति मूलक स्वर, यहां सब लिख रहा है श्रुति। श्रुति के दो अर्थ होते हैं, सुनना और कान। मूलक का होता है मूल रूप से स्वर का अर्थ होता है स्वर, जो सुनने पर मूल रूप से स्वरों के समान प्रतीत होते हैं वो कहलाते हैं श्रुति मूलक स्वर। एक होता है संघर्षहीन व्यंजन। तो मैंने तुम्हें व्यंजनों की पहले परिभाषा बताई थी फर्स्ट वीडियो में कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में अवरोध नहीं होता है वो स्वर कहलाते हैं, और अवरोध हो जाए तो वो व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि जब ये स्वर है स्वरों में अवरोध होता नहीं है, अवरोध नहीं होता मतलब संघर्ष नहीं होता है, और जिन व्यंजनों में संघर्ष नहीं होगा इसीलिए इनको संघर्षहीन व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पढ़ेंगे रा। रा जो वर्ण होता है इसको कहा जाता है प्रकंपित वर्ण। इसी का दूसरा नाम भी होता है लुंठित वर्ण।
दोनों का अर्थ क्या है? प्रकंपित का हिंदी अर्थ होता है कंपन, सबसे ज्यादा कंपन। तो राजो वर्ण होता है, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में सर्वाधिक कंपन होता है। बोल करके देखेंगे र, तो पूरे मूर्धन्य में सबसे ज्यादा कंपन होता है, इसलिए कंपन होने के कारण रा को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। लुंठित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। जब रा वर्ण को बोलती है तो एक बार आगे की साइड जाएगी, फिर पीछे आती है, और पीछे आती है जब इकट्ठी जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इसको कहा जाता है लुंठित वर्ण। एक रह गया ला। ला जो वर्ण होता है इसको कहा जाता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक का हिंदी अर्थ क्या होता है समझ लें कि जब जिह्वा ऊपर उठ करके तालु को स्पर्श करती है, जैसे ही ऊपर उठ के तालु को स्पर्श करेगी और जिह्वा के दोनों फलकों से वायु बाहर निकल जाएगी। जिह्वा के दोनों फलकों से वायु का बहना ही पार्श्विक कहलाता है, इसलिए ला वर्ण को कहा जाता है पार्श्विक वर्ण। तो हमने दूसरा भेद पढ़ा अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। यारा को अलग से पूछेगा तो इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, श्रुति मूलक स्वर भी कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। रा वर्ण को प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। ऐसे ला वर्ण को पार्श्विक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में जो प्रश्न आएगा सीधे सीधे प्रश्न उतरते हैं, ऐसे ही आएंगे। प्रश्न क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो आप 4 करेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये लिखे हुए हैं। अर्धस्वर कौन कौन से? यार वाय, कितनी संख्या? 2 है। श्रुति मूलक कौन से? यार वाय, कितनी संख्या? 2 है। संघर्षी व्यंजन यार वाय। प्रकंपित वर्ण है तो आप करेंगे रा, लुंठित वर्ण है तो रा, पार्श्विक वर्ण है तो ला। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्यंजनों का। अंतस्थ व्यंजन और तीसरे की बारी है, तो तीसरा जो वर्ण लिखेंगे हम श, श और ह। ये 4 वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में स्पर्श होगा, तो स्पर्श होगा तो नाम हो जाना चाहिए था स्पर्शी, सीधी सी बात है। लेकिन बात आएगी अगर ये स्पर्शी थे तो ये वही काउंट क्यों नहीं कर लिए गए? अब बात ये है कि ये जो स्पर्शी व्यंजन माने जा रहे हैं यहाँ जिनको मैं बोल रहा हूं, इनके उच्चारण में जो का से लेकर के मां तक के वर्ण थे उनसे अधिक घर्षण होगा, और इनके उच्चारण हम जब करते तो स्पर्श तो होगा ही होगा, साथ में वायु गर्म होकर के बाहर निकलेगी, और गर्म को हिंदी में कहा जाता है ऊष्मा, इसीलिए इनका नाम हो जाता है ऊष्मा स्पर्शी। दूसरा नाम इनका कहीं कहीं लिखा हुआ होता है संघर्षी, दूसरा नाम इनका लिखा होता है संघर्षी। तो इनको 2 नामों से जाना जाता है, ऊष्म स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? श, श और हा। अब कुछ लोग इनको अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे पहले पढ़ाया जाता था छोटी क्लासों में कि ये जो वर्ड, ये जो है सीटी वाला है, और ये जो है वो षटकोण वाला है, और ये जो है वो सड़क वाला है, और ये जो है वो हल वाला है। इस तरीके से पढ़ा देते थे, लेकिन पेपर में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, तालव्य वर्ण कौन सा है, दंत वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है। तो आप ध्यान से सुने, जिसको आप सीधी वाला सा कहते आ रहे हैं अब तक, ये जो वर्ण होता है इसका उच्चारण होता है तालु से, इसका जो उच्चारण होता है तालु से, और इसका होता है मूर्धा से। इसका उच्चारण होता है दंत से, और इसका उच्चारण होता है कंठ से। अब बात करेंगे कि इसका उच्चारण जो सीटी वाला है, आपका जो पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, ये जो सीटी वाला है वो किससे उच्चारित होता है? तालु से। तालु से उच्चारित होने के कारण इसको कहा जाता है तालव्य वर्ण या तालव्य शब्द। इसका जो उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इसको कहा जाता है मूर्धन्य शब्द। इसका उच्चारण दंत से होता है इसलिए इसको कहा जाता है दंत शब्द, और इसका उच्चारण कंठ से होता है इसलिए इसको कहा जाता है कंठ वर्ण। तो प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान से सुने। ऊष्म स्पर्शियों की संख्या 4, संघर्षियों की संख्या 4। कौन कौन से? श, श और हा। ये जो सीटी वाला जिसको आप बोलते हैं वो किससे उच्चारित होता है? तालु से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? तालव्य शब्द। इसका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से, तो इसलिए इसको मूर्धन्य शब्द। इसका उच्चारण दंत से होता है इसलिए इसका दंत शब्द। इसका कंठ से होता है इसलिए इसको कंठ वर्ण हा के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ लिया होगा, अब आपको करना क्या है कि अब आपको सीधा सीधा याद रखना है, ये बीच वाले जो है आपकी जो समझ थी उसको हटा करके सीधा याद करना है कि तालु से होता है इसलिए तालव्य, मूर्धा से होता है इसलिए मूर्धन्य, दंत से होता है इसलिए दंत, कंठ से होता है इसलिए इसको कंठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 भेद हो गए थे हमारे। एक हमने पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन, दूसरे पढ़ लिया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हमने पढ़ लिया ऊष्म स्पर्शी व्यंजन।
अब हमारा चौथा भेद है, एक है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने कि ये जो मैंने चारों लिखे हैं, यूपी पुलिस हो, सुपर टेट हो, फर्स्ट ग्रेड तक आ जाता है कभी, और आपका पीजीटी हो, टीजीटी हो, उनमें सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, यहाँ से पूछता है कि छ किस किस के योग से बना होता है, त्रा किस किस के योग से बना होता है, ज्ञ किस किस से बन के होता है, श्र किस से बना होता है। तो ये आपको चारों याद रखना है, बनना सीखना है। तो पहले इसको समझने के नाम क्या रखें। ये जो व्यंजन है चारों, ये दो असमान व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था जब स्वर पढ़ रहे थे संयुक्त स्वरों में, कि जो असमान चीज से मिलकर के बनता है उसको संयुक्त कहते हैं। अब अगर ये स्वर होते तो संयुक्त स्वर हो जाता है। अब आप व्यंजन है तो नाम आपको पता चल गया, दो असमान व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। कहीं कहीं इसको संयुक्ताक्षर भी कह देते हैं। तो दोनों नाम आए, कोई समस्या नहीं है। संयुक्त व्यंजन कह लो, संयुक्ताक्षर कह लो। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब बात करेंगे कि बनते कैसे। तो ये जो छ होता है ये बना होता है आदत का। आधे का मतलब है कि आगे वाले वर्ड पर हमेशा हल चिन्ह होगा, पीछे वाले पर हल चिन्ह नहीं होगा। दूसरा है श। त्र बनता है आदत का पूरे रा से, ज्ञ बनता है आधा जा और इसी का पंचम वर्ण ई से, श्र बनेगा आधा ताला के शा और पूरे रा से। बात करेंगे कि अगर इस तरीके से दे रखे दो दो टुकड़े करके पूछ रहा है कि भाई छ किससे बनेगा, तो का और सा से बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, भ्रमित करने के लिए आपसे कह देगा ये नहीं दो मिले, तीन तीन से मिलेंगे। तो क, श और आ। आप याद रखना जब पीछे वाले पर भी हल चिन्ह हो तो पीछे आपको क्या और लगाना है, आ सम्य। अगर हल चिन्ह नहीं है तो आप सीधा बना देंगे, इस तरीके से बनाए जाएंगे। तो ये संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्ताक्षर होते हैं, की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ बनेगा क और सा से, का और मूर्धन्य सा, त्र बनेगा आधा ता पूरा रा, ज्ञ बनेगा ज और यहाँ से श्र बनेगा आधा शा पूरे रावण से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने व्यंजन का एक भेद कंप्लीट किया है, उच्चारणों के द्वारा अवरोध के आधार पर, कलम स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर और नासिका से वायु निकलने के आधार पर व्यंजनों को पढ़ेंगे। तीसरी वीडियो व्यंजन की अलग से बनाएंगे, जिसमें हम स्थान या उच्चारण के आधार पर व्यंजन पढ़ेंगे। तो आप याद रखें, वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो सही नहीं लगता है, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो से ही आपको सिखाएंगे।